गड़बड़ हो गया। देखिए तो आ रहा है आवाज़, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी का चेक करिए, लाइव आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, इन सभी को मैं रब करता हूँ। बुक निकाल लीजिए। निकाल लिए बुक? ठीक। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल ये इस तरह से है कुछ, यहाँ पर एक इस आकार में, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि पूरे को एक मानेंगे मास, उसमें से ये वाला मास निकाल देंगे। ठीक है, तो पूरे को मास मानेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास लिखेंगे बड़े वाले का, मतलब जो बिगर, क्या इसका दिया R1 क्या R2? तो अगर हम M2 बोलें तो M2 कितना हो जाएगा? M2 मतलब क्या, पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का मास, उसका मास मालूम चल गया। और जो काट के हटाए हैं उसका भी मास मालूम कर लेंगे, लेकिन वो जो काट के हटाए हैं उसको क्या मानेंगे? निगेटिव मास। जब भी किसी चीज़ को काट के हटाते हैं क्या मानते हैं? निगेटिव मास। ठीक है, बहुत लोग बोलता है कि निगेटिव मास नहीं है वो, एक्चुअल में उसका मास डेंसिटी निगेटिव है, मतलब सिग्मा जो है, सिग्मा, हाँ वो निगेटिव है। हम बोलेंगे सिग्मा अगर निगेटिव है तो मास निगेटिव है। आपको समझ में आना चाहिए कि बस हमको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि काट के हटा रहे हैं, काट के हटा रहे हैं, निगेटिव लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी? M2 का तो बोलेंगे सिग्मा इंटू पाई R2² बाई 2। देखो सिग्मा क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में कितना मास है। तो अगर पूरा ये डिस्क लेते, पूरा ये कट वाला पोर्शन नहीं होता तो कितना होता? इतना मास होता। लेकिन कुछ काट के हटा दिए, तो जो काट के हटाए हैं उसका रेडियस कितना है? R1। तो M2 कितना हो जाएगा? तो M2 हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा। हाँ, यहाँ क्या माइनस सिग्मा नहीं समझ में आ रहा? अच्छा M1 है ये, ठीक है ठीक है। खैर M1 का वैल्यू सिग्मा कितना हो जाएगा? पाई R1² डिवाइडेड बाई 2। सेम चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ की नहीं है। क्लियर है? अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसका y2 cm निकाल लेंगे, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? y1 cm निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर क्या है? बड़ा वाला, और यहाँ पर क्या है? छोटा वाला। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मास है? बोलो M1 की M2? M2। अरे समझ में तो आना चाहिए कि M2 थोड़ा सा उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा। क्लियर है? और M1 का थोड़ा सा नीचे होगा, है ना? तो अब मालूम चल गया, दो को मास मालूम चल गया, फिर से क्या बन गया? डिस्क्रीट बॉडी बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो यहाँ पे y2 cm क्या लिखेंगे बताइए जी आप? y2 cm क्या लिखेंगे? M2 सिग्मा बाई एनीबडी एल्स? इसका मतलब क्या हुआ? इसको पहले पढ़ना सीखो। ये क्या है? y2 cm मतलब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास कुछ होगा ना जी, बड़ा वाला। अगर मान लो ये पूरा का पूरा डिस्क होता तो उसका कुछ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता, उसका x कोऑर्डिनेट तो सिमेट्री से उसी लाइन पे फॉल करेगा। y कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है ना? y कोऑर्डिनेट पे ही कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास दिखाएंगे ना। ये सब बात हो चुका है पहले। अरे एक डिस्क है सेमी सर्कुलर, है ना? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करता है, कितना?
4r/3 4r/3 कहाँ से? तो यहाँ से। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 4r 1 की 2/3 ठीक है, कोई दिक्कत? इस आप बताइएगा y1 cm। हाँ 4r1/3 ठीक है, मालूम है ना दोनों? तो अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस पोजीशन से देखिए, इस पोजीशन से यहाँ से ये दूरी कितना है बोलेंगे y1, और यहाँ से ये दूरी कितना है टोटल y2, ठीक है। चलिए इसके आगे कर लीजिएगा m1 m2, समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। हाँ नोट्स में, क्लास नोट्स में नोट करिए, बताए हुए हैं पहले से, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अगर पहले बताए हुए हैं तो आगे बढ़ते हैं। मतलब आप दोनों बॉडी को मिला के क्या बना दिए? डिस्क्रीट बॉडी, है ना। डिस्क्रीट बॉडी में हम लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। एक तरीका इसका ये भी है कि इंटीग्रेट करें। एक तरीका क्या है? इसको इंटीग्रेट करें। छोटा छोटा स्ट्रिप्स ले लेंगे और स्ट्रिप्स को कहाँ तक ऐड करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हाँ वो सबसे लास्ट में देखेंगे हाउ थिंग्स आर डेराइव्ड, डेरिवेशन कैसे करते हैं, कोन का कैसे सेंटर ऑफ मास आया, स्फेयर का कैसे आया, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सबका सबसे लास्ट में डेरिवेशन देखेंगे, हाउ थिंग्स आर डेराइव्ड, ठीक है। ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब हम किसी मास का पोजीशंस चेंज करेंगे तो क्या होगा। मतलब अगर हमने ये ऐसे लिया है, एक सपोज करो कि हमने एक लेट से कोई स्फीयर तो मेरे पास है नहीं, मान लीजिए कि मैंने एक कोन लिया इस तरह से, या फिर मैंने एक स्फीयर ही ले लिया, कुछ भी ले लिया यहाँ पर नीचे ऐसे, ठीक है। और इसको हम उल्टा अगर कर दें, ऐसे रख दें, तो क्या सेंटर ऑफ मास थोड़ा चेंज होगा? क्या होगा? चेंज, ठीक है, फिगर के हिसाब से चेंज होगा। तो हम क्या मानेंगे कि अगर इसको पलटना है तो सेंटर ऑफ मास को चेंज होना है। एक्स में कि वाई में? वाई में चेंज होगा। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर पलटने में किसी इंसान का रोल हो तो वो इंसान का एनर्जी खर्च होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो इसको पलटेगा वो कुछ वर्क करेगा, ठीक है। उसी वर्क के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कन्वर्जन या इन्वर्जन लिख लीजिए, कन्वर्जन इन पोजीशन ऑफ कंटिन्यूअस मासेस। हालांकि ये कोई हेडिंग नहीं है, कहीं हेडिंग लगा के पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग अलग अलग अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए सवाल से शुरू करें, ठीक। लिखेंगे फाइंड, क्या बाबू? अरे इन्वर्जन कन्वर्जन मतलब आप इसको इन्वर्ट कर दिए, किसी चीज़ को इन्वर्ट कर दिए मतलब क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। तो इन्वर्जन लिख देगा तो घबराने की ज़रूरत है क्या? जैसे कि ये है, कोई बोलेगा कि इसको इन्वर्टेड रखो तो ऐसे रख देंगे, कोई बोलेगा इन्वर्ट फिर से करो, ऐसे कर दिए। समझ में आ गया ना? इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्जन हो, कन्वर्जन भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उल्टा करके ही लिखें। तो सवाल एक लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड
द रिक्वायर्ड वर्क डन, फाइंड द रिक्वायर्ड वर्क डन टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज द पोजीशन ऑफ सेमी सर्कुलर सॉलिड स्फीयर, सेमी सर्कुलर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक सेमी सर्कुलर इसको इन्वर्ट कर दिया है। कैसे इन्वर्ट किया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डायग्राम है, इसको बना लेंगे। रेडियस कुछ आर मान लेना है। ठीक है, अरे ये भी रेडियस कितना है, आर है। चलो, दो मिनट का समय दे रहे हैं, ट्राई करिए, आ जाना चाहिए आंसर आप लोग से भी। अबे क्वेश्चन बाद में छापना, ट्राई तो कर लो। 3 पाई/4 ट्राई करो, ट्राई करो। 3 पाई/4 वर्क डन पूछे है ना, जूल में बताओगे ना। ठीक है, इसका मास ले लेना अपने से कुछ m, मास लिख लेना कुछ m। ठीक है ना, बिना मास के तो बात करेंगे नहीं ना, मास m। फटाफट ट्राई करिए। क्या हुआ विराज, नहीं समझ में आ रहा? ऐसे सोचो ना। अच्छा तुम ऐसे सोचो कि एक मास यहाँ पर है, इसको हल्का ऊपर कर दिए तो mgh का जो वर्क हुआ वही इंसान का वर्क आता था कि नहीं? तो आप ऐसे समझिए ना कि एक कोई मास है, सेंटर इसका कहीं पे है, उसको पलटे तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चले। मतलब आपको देखना है कि कितना पोजीशन चेंज हुआ। जितना पोजीशन चेंज हुआ सेंटर ऑफ मास का, मानेंगे कि पूरा का पूरा मास उतना शिफ्ट हो गया। समझ में आ गई बात? चलो ले दे के निकालना क्या है, इन दोनों का जो पोजीशन है वही तो निकालना है। और इन दोनों के पोजीशन का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? हाइट से, कि यही हाइट चेंज हुआ है। और कुछ हाइट अगर चेंज होगा तो mg का वर्क होगा, और mg का जो वर्क होगा उतना ही वर्क कौन किया होगा? एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ गया? ट्राई करो, जल्दी से करो। क्या बाबू? 5m। तो गजब गधा वाला बात कर दिया। जब वर्क पूछ रहे हैं तो सिर्फ मास कैसे रहेगा? 0। अच्छा चलो चलो मेरा साथ दो, मेरे साथ सॉल्व करो। चलो इधर देखो, ये वाला जो स्फीयर है पहले ऐसे था, फिर इसको क्या कर दिया गया? उल्टा कर दिया गया। आगे कोई किया, ठीक है ना, होता है ना, घर में होता है ना कि अरे हम तो ऐसे रख के गए थे, पलट कैसे गया? घर में ज़रूर कोई आया होगा, तो समझो कि कोई आके इसको पलट दिया। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। कितने दूरी पर था ये सेंटर ऑफ मास? इसका फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के फिर तो आप फैल जाइएगा, ठीक है। कितना होता है जी फार्मूला? 4/3। ये क्या है? ये डिस्क है? नहीं, स्फीयर, वो भी कैसा? सॉलिड वाला। कितना होता है? 3r/8।
याद रखना है कितना होता है 3r/8। ठीक है, ये बताएं कि नहीं बताएं? बताएं हैं? ठीक। तो देखिए ये कितना दूरी है भाई 3r/8 दूरी पर है। यानी कि आप मानिए कि ये सेमी स्फीयर जो है ना, सेमी सॉलिड स्फीयर, आप इस पूरे सॉलिड स्फीयर की जगह क्या माने कि इस पॉइंट पे वो मास m है ना। अब देखिए तो यहाँ से कितना दूरी होगा, ये वाला 3r/8, सेंटर से कितना होता है 3r/8। क्लियर है? और टोटल ये दूरी कितना है r। तो आप बता सकते हैं कि कितना चेंज हुआ इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन y में। चलो निकालो, जल्दी से निकालो, अपने से निकालो, खुद से नहीं करोगे नहीं होगा। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेट लतीफ़ा लोग के लिए ही ये कर रहे हैं हम। ठीक, डायरेक्ट आ रहे हैं, अभी पता चला आज रखेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो एक तो सिंपल तरीका है कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लगा लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, या फिर आप क्या बोल दीजिए कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अभी आप यही लगाए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, अरे कुछ एच हाई से खसक गया ना, ऊपर खसका कि नीचे खसका? ऊपर खसका। इस फिगर के अनुसार, हर फिगर के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। खैर, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इनिशियल। इनिशियल एनर्जी कितना है अभी बोलो तो, इनिशियल एनर्जी कितना है यहाँ पर? तो ये आपका रेफरेंस लाइन है ना, इस रेफरेंस लाइन पे ये m मास है। m मास कितना ऊपर है? तो अभी जो है यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं कि पूरा जो स्फीयर है, सेमी स्फीयर, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो तुम बोलो कि अगर हम इस मास को यहाँ पर माने तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? नहीं होगा। अगर ये ज़मीन है, इससे ऊपर ऐसे उठा के रखे, बोलो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है, mgh। तो अभी भी तो इसमें है mgh, कितना हो जाएगा mg। अभी किस हाइट पर है ये? 3r/8। ठीक है। अच्छा, फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनली देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट तो यही है ना, RL रेफरेंस लेवल। तो देखिए तो ये वाला जो मास r-3, हाँ मतलब r में से इसको घटा लेंगे, उतना हाइट ऊपर है, तो एनर्जी जो फाइनल होगा तो बोलेंगे mg। और ये कितना हाइट होगा इस बार? h कौन होगा? ये होगा। और रेफरेंस लेवल से लेते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का हाइट, कितना हो जाएगा? r-3r/8। अब इन दोनों एनर्जी में जो अंतर होगा, इन दोनों एनर्जी में जो अंतर होगा वही क्या होगा, वर्क डन बाय मास। क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये कौन सा एनर्जी है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी? ये भी क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप वर्क, अच्छा बात करते हैं उस पर आगे। यहाँ देखिए, वर्क एनर्जी अगर हम थ्योरम लगाएं तो वर्क डन बाय ऑल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 0 - 0, अभी भी रुका हुआ है, बाद में भी रुका हुआ है। वर्क करने वाला कौन कौन सा फोर्स है? तो बोलेंगे एक एक्सटर्नल है और एक कौन है, mg। ठीक है। तो जो वर्क डन बाय mg आएगा उतना ही क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बस साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। mg का वर्क एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के निगेटिव होता है। ऐसा देखो ना, हम ऊपर ले गए तो मेरा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किधर, ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव, लेकिन mg का नीचे की तरफ था, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mg का वर्क क्या, नेगेटिव। तो ये बात तो पहले भी किए हुए हैं, तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, सबसे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ई एनर्जी इक्वल्स टू ई
यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एज। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इसमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यार ये माइक शोर बहुत लेता है, अंदर चला गया। थोड़ा बहुत फिजिक्स लगा है। कपड़ा साउंड एब्जॉर्ब करेगा ना थोड़ा सा। हाँ जी, आंसर अभी तक आ जाना चाहिए। mg2r/8 यानी कि mgr/4, सबका 4। ठीक है, ये लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। और सोचो ना, अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहता तो जीवन भर ऐसे ही रहता, कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक। mg2r/8 डिवाइड मारोगे तो यही आएगा बे गधा। ठीक, चलो मिटा दें इसको, मिटा दें। नोट करो, नोट करो। अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे, एग्जाम में क्या करेंगे। ऐसे देखेंगे कि पहले ये दूरी तुम मान लो क्या, r। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच दूरी क्या है? r। ठीक है, रेडियस r। अभी जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर था। ठीक है, कितना नीचे से दूरी है जी? बोलो, 3r/8। तो ये हो गया 3r/8। ठीक है, इसको लिख लिए 3r/8। यहाँ पर मास m है। अब ऊपर से कितना है ये? 3r/8। तो तुमको कौन सा दूरी लगाना है? ये वाला मास अब यहाँ हो गया। तुमको कौन सा दूरी निकालना है? इन दोनों के बीच का ये वाला दूरी, मतलब इतना ही हाइट में ऊपर गया। समझ में आ गया? तो ये कितना है? 3r/8। ये कितना है? 3r/8। तो अब दोनों मिला के कितना हो गया? 3r/4। उसको किस में से घटा लेंगे? टोटल r में से। तो ये दूरी कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे r माइनस 3r/8 प्लस 3r/8। तो r माइनस 3r/4 कितना आ गया जी? अरे बोलो, r/4। तो देखो m मास का ऑब्जेक्ट कितना हाइट ऊपर गया? r/4। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए? mgr/4। डायरेक्ट समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया।
कौन मेथड बढ़िया था? यही वाला। आपको स्टार्टिंग में यही सिखाने का कोशिश कर रहे थे कि आप डायरेक्ट हाइट का चेंज निकालिए, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग थोड़ा नर्वस हो रहे हैं तो प्रोसेस पे आ गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट। ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg इंटू एच। इस हाइट को क्या बोल दीजिए? h। तो mg h कितना हो जाएगा? mg r/4। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mg r/4। देखो नीचे लग रहा होगा mg और कितना ऊपर गया? r/4। तो फोर्स नीचे mg का, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो एक्सटर्नल का वही वर्क हो जाएगा पॉजिटिव में, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। और नीचे हो गया mg, तो जिधर फोर्स उसके उल्टा में डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है cos 180 क्या बनाता था? माइनस। नहीं याद आ रहा है? ठीक, मिटा दें। चलो एक अगला सवाल लिखो, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, एचसी बड़ा में आपको मिलेगा 38 नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से एचसी वर्मा का 38। इसको नोट्स में ले रहे हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 38। अभी जो सवाल कराया ना उसमें हम स्फेयर लिए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वो ले सकता है, इसीलिए आपको सेंटर ऑफ मास हर एक का याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर नहीं याद रहता है स्फेयर का तो निकाल पाते नहीं ना। ठीक है, मान लो कि ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ था, है ना। ये टेबल पे मान लीजिए रखा हुआ है और कुछ पार्ट लटका भी हुआ है। ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ है और कुछ पार्ट लटका भी हुआ है। यही है, देखो सवाल यही है। नहीं 38 है कि 28 है, देख लो थोड़ा सा। देखिए कोई होगा चेन वाला, मैं देख ले रहा हूँ प्रॉब्लम। हाँ चलो कोई बात नहीं है।
सवाल यहाँ समझ लेते हैं, आपको मिल जाएगा एचसी बराबर में कहीं ना कहीं ये। 38 इसका वर्क एनर्जी में था ये 38 नंबर इस टाइप का चेन वाला। हाँ, वर्क एनर्जी में आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे छुड़वाए थे ना हाँ कि सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से होगा ये, याद आ रहा है? तो वहीं से 38 नंबर में आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में? वर्क एनर्जी पावर में, WP में। चलिए देखिए सवाल देख लीजिए, लिख लीजिए सवाल, लिख लीजिए 38 WP और लिख लीजिए सवाल, लिखिए फाइंड, नोट्स निकाल के सवाल लिखिए फाइंड वर्क टू बी डन, फाइंड वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट the hanging part back on the table और ब्रैकेट में लिखेंगे मास m लेंथ l, ब्रैकेट में लिख लेना मास m लेंथ l, मास m है और लेंथ l है इस चेन का। अपने से कर लोगे? इधर पहले पेन रखो, पेन नीचे रखो। पहले सवाल तो दिमाग में ही सॉल्व किया जाता है, बाद में पेन उठाया जाता है। देखो इधर ये ऐसा लटका हुआ है, इसको वापस यहाँ से यहाँ रख दिए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है ना। क्या करना होगा? पहले देख लेंगे कहाँ है मास, अब कितना हाइट पे, जो हाइट में चेंज हुआ वही क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जो भी इंसान होगा वो ऐसे उठा के इस पे रखेगा, ठीक है। चलो ट्राई कर लो एक बार, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ट्राई करो जल्दी से। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हो ना, एक रेफरेंस लेवल जरूर मानना। रेफरेंस लेवल कहाँ माने आप लोग? यहाँ पर कि यहाँ पर? टेबल पे ही मान लिए हैं, ठीक है। तो सभी को यही मान लीजिएगा, रेफरेंस लेवल यही मानना। कहीं भी मान सकते हो रेफरेंस लेवल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अलग अलग रेफरेंस लेवल मानना वर्क एनर्जी में हम सिखाए थे, ठीक है ना। 4-5 पार्ट कराए थे अगर याद हो तो। आ गया आंसर? कितना आया? mgl/18, बिल्कुल ठीक है आंसर। बाकी लोग का भी आना चाहिए mgl/18। देखो ये वाला लेंथ 2l/3 हो जाएगा ना, बस आप इसको रेफरेंस लेवल माने हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या सवाल बन गया, एक्चुअल में सवाल इस टाइप का बन गया। ये टेबल बना लो तुम, ठीक है। ये रहा तुम्हारा टेबल, ठीक है। टेबल का ये पैर है। तुमने क्या माना कि यहाँ पर कितना मास है भाई और यहाँ पर कितना मास है। मतलब तुम सोचो कि ये जो लटका हुआ पार्ट है, देख लो इधर, देख लो बउआ,
लटका हुआ पार्ट है, 2 मिनट समाप्त हो गया। लटका हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, टोटल L लेंथ है और कुछ नहीं दिया है तो यूनिफॉर्म मानेंगे, हर जगह मास सेम मानेंगे, क्योंकि अगर मास बदलेगा ना तो उसका इक्वेशन देगा कि x के साथ बदल रहा है, y के साथ बदल रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो हर जगह मास क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म। हर जगह जो मास का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, यूनिफॉर्म। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यूनिफॉर्म है। क्लियर। चल, तो यहाँ पर कितना मास होगा, तो L/3 में कितना मास होगा, m/3। क्या इसमें किसी को शक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m/3। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल m मास है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनली में ये भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये दूरी कितना होगा, L/6। ये समझ में आ रहा है? नहीं, अरे L/3 है तो बीच में है, कितना हो गया, L/6। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली बोलेंगे कि सारा का सारा मास कहाँ आ गया, इसी लेवल पे, इसी रेफरेंस लेवल पे आ गया। नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, तो देख लीजिए ये कितना हाइट का चेंज हुआ, L/6 और नीचे 3 दिख ही रहा है, mg L/6। डायरेक्ट बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है, mg L/18। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इनिशियल, प्रोसेस देख लो, एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल एनर्जी देखो, ये इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे रेफरेंस लेवल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, नीचे है ना रेफरेंस लेवल से, क्या होगा, निगेटिव। कितना होगा, -mg, नहीं, कितना m है, -m/3g। समझ में आ रहा है ना, इसका मास। और कितना नीचे है, L/6 mgh, इसका मास। g तो हर जगह सेम रहता है धरती माता का, और L/6 कितना नीचे है। क्लियर है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लग रहा है ना। ठीक है, ये आ गया आपका एनर्जी। फाइनल कितना हो गया, यहाँ पर देखो तो फाइनल एनर्जी तो बोलेंगे मास तो टोटल m है, लेकिन यहाँ पर कितना मास था टोटल, देखो तो 2m/3। जानबूझ के लिख दे रहे हैं कि 2m/3 मास, लेकिन रेफरेंस लेवल यही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाइट खुद से खुद का हाइट तो 0 है। इसका क्या बोलेंगे, तो टोटल मास m इंटू अब हाइट कितना है, 0। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 0/0, और इनिशियल कितना है, तो एक माइनस ये घटाने वाला, और अब एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, कितना है, ये तो 0 हो गया, कितना हो गया, -mgL/18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, mgL/18। वैसे डायरेक्ट भी तुम टिक लगा लो, यहाँ से यहाँ गया कितना, L/6 कितना मास था, m/3, तो आप डायरेक्ट लगा लो mg यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिखने के लिए प्रोसेस लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि रिवीजन के समय आपको कठिनाई नहीं हो। सवाल दिमाग से सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है एग्जाम में। हाँ, नोट कर लीजिए। नोट्स अपना प्रॉपर होना चाहिए, ये आपका खुद का किताब है। बाकी तिकड़म और जुगाड़ टेक्निक तो हमेशा लगता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, -mgL/18, है ना। देखो ऊपर लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ और ग्रेविटी नीचे लग रहा था तो नेगेटिव आएगा। ठीक, हो गया।
एक मेरा पर्सनल सवाल है, ये ऐसे अटका हुआ है तो इसको अटकाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा होगा, कोई यहाँ पकड़े हुए होगा, नहीं तो फ्रिक्शन काफ़ी होगा। अगर ये रफ हुआ तो शायद सवाल इस पे बहुत तरह का बन सकता है कि बताइए कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है इसका। लेकिन उस केस में आपको मास दे देगा मासलेस, तो मासलेस दे देगा तो फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जरूरत क्या है। ठीक है, मिटा दे। हाँ। चलो अगला सवाल है, यही डायग्राम है और इस बार ये है रेफरेंस लेवल, आप जो मन वो मान सकते हैं, ये अपने घर का होता है रेफरेंस लेवल। ये वाला रेफरेंस लेवल मानते तब पर भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि देखो अगर ये वाला रेफरेंस लेवल मानते तो फाइनल तो उतना ही हो जाता, तो फाइनल वाला घट के तो उतना ही आता, चेंज कितना आता है इसी का ना आता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर रेफरेंस लेवल ये मानते तो चेंज तो इसी का हुआ है, मास का पोजीशन यही ना चेंज किया है, इसका तो वहीं पर है। तो अगर इनिशियल लिखते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं, mg इंटू एल बाई थ्री, नहीं mg इंटू एल बाई थ्री जाएगा कि ये कितना है जी, 2m/3 इंटू कितना होता है g इंटू एल बाई थ्री, ये हो गया। ये वाला रेफरेंस लेवल ये मान रहे हैं, तो इससे ऊपर कितना है, l/3 है। समझ में आ रहा है ना, l/3। अच्छा, साथ में ये भी वाला ऊपर है, कितना ऊपर है, तो बोलेंगे m/3 इंटू l/6, और यहाँ पर g तो रहता ही है mg, तो मास m/3 g, और ये क्या हो जाएगा l/6, और फाइनल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल में बोलेंगे टोटल मास ऊपर चल जाएगा, तो mg और इंटू कितना हो जाएगा l/3, इसमें से इसको घटा लोगे फिर से आंसर क्या आएगा, वही आएगा। समझ में आ रहा है? रेफरेंस लेवल तुम यहाँ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि रेफरेंस लेवल से ऊपर और नीचे, नीचे आते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। ठीक, खैर सवाल अब अगला है कि ये फ्रिक्शन लेस है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। ये कैसा है, स्मूथ, स्मूथ बोल दिया, इसका मतलब आपको फ्रिक्शन लेस ले लेना है। और जब इसको छोड़ा गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे आएगा। जब टोटली ये वाला एंड यहाँ से जब निकलने लगेगा, मतलब ये टेबल को कम्प्लीटली जब लीव करेगा, टेबल को कम्प्लीटली लीव करेगा, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो सवाल लिखेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ चेन, फाइंड द स्पीड ऑफ चेन, find the speed of chain when it leaves the contact, when it leaves the contact with table। डायग्राम बना लेंगे क्वेश्चन का पहले, when it leaves the contact with table। When it leaves the contact with table। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करिए। आ गया? ठीक, पहले लाओ जुगाड़ टेक्निक से आंसर, फिर आराम से लिखा जाएगा। पहले आंसर लाने का कोशिश करो पूरा दिमाग लगा के।
मन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ इस बार अपने आप हुआ, वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। देखो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक में। तो अभी का पोटेंशियल एनर्जी देख लो, बाद का पोटेंशियल एनर्जी देख लो, दोनों में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम चल गया तो क्या लगा लेंगे? वेलोसिटी हाफ mv² करके। आया नहीं अभी तक उत्तर जी? कितना आया? सिर्फ √100 नहीं, मेरे पास उत्तर है √8/9 GL। अब पता नहीं, मेरे पास तो यही है आंसर, आगे देखते हैं। चलो देखो इधर देखो, अभी दो चीज़ कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम या ई इनिशियल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि आपको बोल चुके हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यही वाला चीज़ इसमें कन्वर्ट होता है कब? जब कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं हो, और हो भी तो उसका वर्क 0 हो। तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये वाला इसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको रेफरेंस लेवल मान लें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना है बताइए तो? इसका 0, तो 2m/3 का कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस, चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसका कितना है? 0 प्लस इसका कितना है? तो बोलेंगे नीचे है ना कुछ। हाँ जी, आप बताइए अभिराज, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखें? आप नहीं, आप बताइएगा। आराम से, घबराओ नहीं। ये यहाँ पर हो गया ना, इसका तो 0 हो गया 2m/3 का। ये m/3 का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? अभी अभी तो लिखे हो यार, -m/3g/L/6। और अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो अभी तो छोड़े हैं, तो u कितना है? 0। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, कुछ देर बाद क्या होगा? फाइनली क्या होगा? तो देखो हम बगल में डायग्राम बना रहे हैं। फाइनली क्या होगा? जब वो टेबल को लीव करेगा तो टोटल का टोटल ये लेंथ क्या हो जाएगा? L, और इसका कहीं सेंटर होगा ना, L/2, लेकिन नीचे की ओर। तो आप बाद में जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये रेफरेंस लेवल है, यही टेबल था, टेबल से ये नीचे आ गया, तो रेफरेंस लेवल से अब सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? L/2। ठीक है, तो बोलो यहाँ पर m लिखें कि m/3 लिखें? m/2 लिखें। m लिखें। टोटल मास आ गया ना अब नीचे, टोटल का टोटल चेन आ गया, तो कितना आ गया? m g। हाँ जी, L/2। हाँ, माइनस में कि प्लस में? तो माइनस में, क्योंकि नीचे है ना, रेफरेंस लेवल के नीचे। कितना हो गया? L/2। बिल्कुल, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास m है वो बीच में होगा, L/2। क्लियर है? प्लस इसके पास, इस सेंटर ऑफ मास m के पास नीचे की तरफ क्या, कुछ वेलोसिटी भी आ गया होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 12mv²। खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं? देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। वर्क करने वाला फोर्स कौन कौन है? सिर्फ और सिर्फ mg। नॉर्मल का वर्क तो बोलेंगे ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है? चलो बोलो इक्वेशन क्या लिखे आ रहा है तो? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम का। mg L, ये किसका वर्क लिखे हैं? अच्छा, पहले ऐसे लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले ऐसे लिखो, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क करने वाला कौन कौन सा फोर्स है पहले बताओ? एक ही फोर्स है, mg। ठीक है ना, या ऐसे लिख लो, कौन है? ग्रेविटी है। वर्क करने वाला कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। आराम से यहाँ पर
इनिशियल कितना हो जाएगा 0, और फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यही होगा? अरे बोलो। ये तो हम यही वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? हाँ 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होगा कि हाफ एम वी अच्छा, फाइनल माइनस 0 कर दो, सॉरी यहाँ पर फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये क्या लिखे? mgl/2। ग्रेविटी उतना ही वर्क किया है क्या? ऐसा तो नहीं ना हुआ है कि टोटल मास यहाँ पर था। हाँ mgl/2 प्लस m3gl/6। क्या करे जी, कितना किया है ग्रेविटी वर्क? अच्छा mgl/2 लिखते, इसका मतलब टोटल का टोटल मास नीचे आता ना। यहाँ पर ग्रेविटी का कितना वर्क हो जाएगा? हाँ mgl/2 भी होगा। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखेंगे ग्रेविटी कितना वर्क किया। देखो ये वाला मास नीचे आ जाएगा और ये वाला मास भी कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। इससे भी आंसर आएगा, बस थोड़ा 3-4 लाइन आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। देख लेंगे कौन सा मास कितना नीचे आया है, तो उससे क्या मालूम चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ है। वही क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। पोटेंशियल अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा कि इस बार नेगेटिव आएगा? कहता है कहीं का नीचे आ रहा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो देखना पड़ेगा कि ये वाला जो m/3 है वो कितना नीचे आया और ये वाला कितना नीचे आया, दोनों कितना कितना नीचे आया आप देख सकते हैं। वहाँ से क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हाँ आएगा इतना ही, देखो आएगा इतना ही, बिल्कुल यही चीज़ है, सेम टू सेम चीज़ है यहाँ पर। क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इनिशियल, ये क्या है? फाइनल। दोनों का जब डिफरेंस निकालिएगा वही क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ से भी वही आएगा। ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। देखो तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल। देखना इधर, इसको इधर लेके आए, कितना हो जाएगा? mgl/2 प्लस में, और ये कितना है? माइनस mgl/18। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये कितना आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। वही देखो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वही क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। नहीं आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है ना जी? अरे मरे क्यों पड़े? आ गया, ठीक है, तो सब कुछ सेम ही चल रहा है। क्लियर है? हाँ। तो इतना मेहनत क्यों करें? अलग अलग मास का क्यों निकालें? हम डायरेक्ट ये नहीं निकाल दें। क्लियर है? तो आपसे कोई वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे तो आप क्या बोल दीजिएगा कि अरे ये जो आया है वेलोसिटी, ये क्यों आया है? ग्रेविटी के वर्क के कारण ही आया ना। इसको कौन नीचे लाया है? ग्रेविटी। तो जो भी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो किसके कारण? ड्यू टू द ग्रेविटी। देखो क्या क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, या फिर उल्टा बोल सकते हैं ग्रेविटी वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और वही पोटेंशियल क्या चीज में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में। ठीक है? क्लियर है? नोट कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया जी? v का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी। सबको ही का आंसर सेम आना चाहिए। ऐसे तो हम बता ही दिए हैं। √8gl आ रहा है, 8/9 gl आ रहा है। देख ले 18, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। m से m कट जाएगा, g रह जाएगा, l रह जाएगा, 2 इधर आएगा, रूट के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है ना? ठीक। कल हम लोग इस पे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मोमेंटम पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तो अब लगभग सीख चुके हैं आप।
बात करते हैं। होमवर्क है HC वर्मा, आप सेंटर ऑफ मास में ये मिटा देना। HC वर्मा सेंटर ऑफ मास चैप्टर में O1 में 1, 5, 6 और 7 ठीक है। O1 का मैंने सेंटर ऑफ मास का भी दे रहे हैं। O2 का आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी आप कर सकते हैं, वैसे बाकी आगे करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप कर सकते हैं M करीम में तो कोई होमवर्क दिए नहीं अभी तक। नहीं, सेंटर ऑफ मास से कोई होमवर्क नहीं दिए ना। नहीं। इसमें प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसमें स्टार्ट कर दिया मोमेंटम से ही। दिक्कत की तो बात यही है। M करीम एक काम करते हैं, पहले चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर बाद में। अभी M करीम को रोक रहे हैं क्योंकि इसमें पैटर्न थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। अभी इतना करके आइएगा, कल हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लाइव क्लास बंद कर देते हैं, बाकी आप लोग से कुछ डिस्कस करना है कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।